जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग है 2 अध्याय है पहला आजादी के बाद भारत चुनौतियां। आपको पता है जब हमें 1947 में जब 1947 में आजादी मिली तो वो आजादी ऐसे नहीं मिली थी। उस आजादी के मिलने का एक लंबा संघर्ष था। क्या था? एक लंबा संघर्ष था। क्या था? लंबा संघर्ष था भारतीयों का। और इस संघर्ष के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद एक समझौता हुआ। क्या हुआ? और हमें जो आजादी मिली वो आजादी या स्वतंत्रता हमें सशर्त मिली। कैसे मिली? सशर्त स्वतंत्रता मिली। क्या मिली? सशर्त हमें स्वतंत्रता मिली। और उस स्वतंत्रता की जो पहली शर्त थी वो स्वतंत्र थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में भारत के लिए आखिरी बिल था। क्या था? बिल था जो पास हुआ था। क्या हुआ था? पास हुआ था। ये आखिरी अधिनियम था। क्या था? अधिनियम या अध्यादेश या भारत के लिए कानून था जो ब्रिटिश संसद में अंतिम आखिरी पास हुआ था। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास हुआ। और इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक बिल पास किया था जो इतिहास में भारत के लिए आखिरी बिल था ब्रिटेन की संसद के या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस अधिनियम के तहत कुछ शर्तें थी। क्या थी? शर्तें थी। उस शर्तों के आधार पर हमें आजादी मिली। वो पहली शर्त थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सी? द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सी शर्त थी? पहली शर्त थी जो वो शर्त थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बनेंगे यानी विभाजन। क्या? विभाजन। भारत और पाकिस्तान। क्या? भारत और पाकिस्तान धार्मिक आधार पर। किसके आधार पर? धार्मिक आधार पर विभाजन था। और ये धार्मिक आधार पर विभाजन पहली शर्त थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत पहली शर्त थी हमारी आजादी के बाद या जो आजादी मिली उसकी पहली शर्त थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। जो दूसरी शर्त थी कौन सी थी? जो दूसरी शर्त थी वो दूसरी थी द्विराष्ट्र सिद्धांत के बाद यानी आजाद राष्ट्रों का संविधान बनाना। क्या था? संविधान बनाना। लेकिन साथ में उसमें यह भी शर्त थी कि जब तक दोनों राष्ट्रों का संविधान नहीं बने तब तक दोनों राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति अधिराज्य की रहेगी। क्या रहेगी? अधिराज्य की स्थिति रहेगी। राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी? अधिराज्य यानी डोमिनियल स्टेट रहेंगे। क्या रहेंगे? डोमिनियल स्टेट रहेंगे। एक संघीय कमेटी होगी जो शासन संचालन करेगी। उसका एक चेयरपर्सन होगा जो ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और बाद में जो अपने श्री राजगोपालाचारी बने। और फिर जब डोमिनियल स्टेट हटा तो हमारे दूसरे राजनीतिक स्थिति में भारत वर्तमान राजनीति में आया। तब तक दोनों राष्ट्र डोमिनियल स्थिति में रहेंगे।
तीसरी शर्त जो थी वो तीसरी शर्त ये थी, विदेशी कर अदायगी, विदेशी कर अदायगी अर्थात भारत और पाकिस्तान के बाद भारत के लिए ये चुनौती थी विदेशी कर्ज की अदायगी। जिन ब्रिटिश संसद के अंदर या हम ब्रिटिश राज्य के अंदर रहे, मंत्रालय के अंदर रहे, उस मंत्रालय के अधीन रहने के दौरान जितना भी विश्व बैंक से या अन्य तरह से अगर किसी ने भारत ने कर्ज लिया ब्रिटिश सरकार ने, उसकी अदायगी इसको करनी थी, डोमिनियल राज्यों को कर्ज अदायगी का प्रश्न था। ये जो हमारे साथ जो आज़ादी की शर्तें थी, इस आज़ादी की शर्तों को हमें मानना था और इन शर्तों के साथ ही हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के साथ ही हमारे समक्ष चुनौतियां पनप गई। क्या हो गई? इस शर्त के साथ जो हमारे समक्ष चुनौतियां पनपी वो पहली चुनौती थी। क्या थी? पहली चुनौती थी विभाजन का दंश। क्या था? विभाजन का दंश। क्या रखा था? विभाजन का दंश। क्या रखा था? विभाजन का दंश। विभाजन का दंश जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ। इस विभाजन की शर्त थी कि भारत और पाकिस्तान, क्या भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र होंगे। क्या होंगे? पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र होंगे। वो अपनी अपनी डोमिनियल स्थिति में रहेंगे। धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन शर्त थी। क्या थी? शर्त ये थी विभाजन की कि आवाम यानी जनता, नागरिकों का विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभाजन नहीं होगा। वह अपनी स्वेच्छा से, क्या स्वेच्छा से किसी एक राष्ट्र के हैं जो निवासी हो सकते हैं। क्या है? एक राष्ट्र के निवासी हो सकते हैं। ये विभाजन की शर्त थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये शर्त पाकिस्तान ने नहीं मानी। ये शर्त पाकिस्तान ने नहीं मानी और नागरिकों का पलायन शुरू हो गया। पलायन शुरू हो गया। नागरिकों का पलायन शुरू हो गया। विभाजन के लिए नागरिकों का पलायन शुरू हो गया और इस पलायन के लिए हैं जो पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरता जिम्मेदार थी। वहाँ पर हिंदू और पाकिस्तानी यानी सिख, हिंदू और सिख जो समुदाय थे उन पर अत्याचार किए गए। इतना जो भयंकर अत्याचार हुआ कि वो बयान भी नहीं कर सकते थे। वो जो दंश हैं आज भी लोगों के सीने में हैं, जो उस दौर के रह चुके हैं, वो अपने मुख से बयां भी नहीं कर सकते थे। बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, उनको जो वहाँ से खदेड़ दिया गया और जो इसके लिए राजी नहीं हुआ उनको कत्लेआम, मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से ये विभाजन का दंश हुआ। धीरे धीरे इस विभाजन के दंश से एक नई समस्या बनती भारत के सामने। क्या? विभाजन के दंश से नई समस्या थी, वो थी शरणार्थी, शरणार्थियों का विस्थापन। शरणार्थियों का विस्थापन। दो चीजें होती हैं। एक चीज होता है वो होता है विस्थापन। क्या? विस्थापन। और दूसरा होता है शरणार्थी। क्या? शरणार्थी। तो यहाँ पर शरणार्थियों का विस्थापन नहीं था, शरणार्थियों का पुनर्वास था। क्या था? पुनर्वास। क्या था? पुनर्वास।
तो विस्थापन का भी पुनर्वास होता है और शरणार्थियों का भी पुनर्वास होता है। तो दोनों की परिभाषा जानना जरूरी है। पहला है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। इसे कहते हैं अगर कोई अपने मूल स्थान, अपने राष्ट्र में ही या देश में ही, राष्ट्र में ही या देश में ही मूल स्थान छोड़ना पड़े, और उसके 3 कारण हैं। पहला है राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, और चौथा है सामाजिक व सांस्कृतिक। इन 4 कारणों से अगर किन्हीं को अपने ही देश में अपना मूल स्थान छोड़कर अपने ही राष्ट्र में किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना पड़े तो उनको विस्थापन कहते हैं। तो राजनीतिक कारण होता है विकास की योजनाएं या कोई अन्य पुनर्गठन या नए राज्यों का निर्माण। दूसरा आर्थिक, अगर वहां पर किसी आर्थिक समस्याओं से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हुआ है। प्राकृतिक, बाढ़, भूकंप और दूसरी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है। या फिर उनका धार्मिक, सामाजिक ताना बाना अगर किन्हीं तरह से है जो उनके लिए अनुकूल नहीं हो और वो अगर उनको छोड़ना चाहें तो ये है जो विस्थापन कहलाता है। और इन्हीं 4 कारणों से अगर अपने देश से या राष्ट्र से अन्य देश या राष्ट्र में बसना शरणार्थी कहलाता है। क्या कहते हैं? शरणार्थी कहलाता है। तो ये जो शरणार्थियों की समस्या थी, विभाजन के कारण हमारे सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से है जो शरणार्थियों की समस्या आई। पहले तो विभाजन का दंश इतना था कि हम उस पर कोई बयान नहीं कर सकते थे और नहीं उनके लिए कुछ है जो तात्कालीन है जो सहायता कर सकते थे, क्योंकि हम खुद इस परिस्थितियों में थे। दूसरा, जो ये विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या थी उनका पुनर्वास करना था। तो उनके पुनर्वास के लिए सबसे पहले तो उनकी एक इतनी बड़ी संख्या थी कि उनका तत्काल पुनर्वास नहीं हो सका, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हिंदू और पंजाबी है जो सिख किसान और व्यवसायी भारत आए। अकेले कहते हैं कि दिल्ली में भी दिल्ली में ही 1 करोड़ शरणार्थियों के कैंप थे। इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए हमने उनके नई योजनाएं लागू की, नए शहर बसाए। क्या बसाए? नए शहर बसाए। राजस्थान में जैसे गंगानगर है, ये नया शहर बसाया। इसी तरह जो गुजरात में भुज है और भी कई शहर हैं गुजरात के, ऐसे शहर बसाए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास गाजियाबाद है, नोएडा है, ये इस तरह से कई शहर बसाए जो हमारी शरणार्थियों की समस्याओं को कुछ हद तक सरल कर सके थे। तो इस तरह से हमारे भारत के समक्ष विभाजन के बाद, आज़ादी के बाद चुनौतियों में पहली समस्या थी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का दंश या विभाजन का दंश, और दूसरी जो समस्या थी वो था शरणार्थियों का पुनर्वास। इसके साथ ही हम कल इससे आगे का अध्याय करेंगे। धन्यवाद।